ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 हम लेंगे, टीएस ग्रेवाल बुक है ये। बैलेंस शीट हमारे सामने है और बैलेंस शीट किस किस की है, एक्स वाई एंड जेड। और बैलेंस शीट में आप सबसे पहले देखोगे, आपको पहले बताया था कि जब हम डेथ के केस का क्वेश्चन करेंगे तो जो रिटायरमेंट में बातें हमने पढ़ी है वो तो एज इट इज़ ही काम करेंगी सारी, उनमें कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि बैलेंस शीट जो आपके पास है उसमें ये चेक करना जर्नल एंट्री का कौन कौन सा आइटम है उसमें। लायबिलिटी साइड में दो तरह के आइटम ऐसे होते हैं जिनकी जर्नल एंट्री हमें करनी है, एक प्रॉफिट और एक रिजर्व, वो हमें चेक करना है। तो क्वेश्चन में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड जर्नल रिजर्व, दो रिजर्व दे रखे हैं, इनकी जर्नल एंट्री हमें करनी है। ठीक है, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट की भी होती। एसेट साइड में आपको बताया था दो आइटम एसेट साइड में हो सकते हैं जिनकी जर्नल एंट्री हम करते हैं, एक तो लॉस गिवन होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम। एक तो लॉस की एंट्री होती है, एक ओल्ड गुडविल का अमाउंट दे रखा हो। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें गुडविल तो है नहीं, लेकिन लास्ट में है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहली चीज़ आपको बैलेंस शीट चेक कर लेनी है कि उसमें जर्नल एंट्री का कौन कौन सा आइटम है जो गिवन है। तो इस क्वेश्चन में 3 आइटम्स है जिनकी जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2:1। जेड डाइड ऑन 31 जुलाई। जेड की डेथ कब हो जाती है, 31 जुलाई। तो समझिएगा सबसे पहले हमें ये देखना है जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है, पार्टनर है 3, एक्स वाई एंड जेड, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है जो है 3:2:1। ठीक है, किसकी डेथ हो जाती है यहाँ पे, जेड की, और किस डेट को होती है भाई, डेट गिवन है 31 जुलाई, इसकी डेथ होती है 31 जुलाई। तो सबसे पहला काम है हमारा कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने जितने पीरियड काम किया है या जितने टाइम वो काम करके गया है उस टाइम का हम पता लगाएं। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, आप ये चेक करोगे उनका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब होता है, उस डेट से लेके उसकी डेथ तक की जो डेट है उसका पीरियड हम देख लेंगे। तो बैलेंस शीट जो ऊपर गिवन है उस बैलेंस शीट की डेट दे रखी है 31 मार्च 2018। तो बैलेंस शीट कब बनती है, जब अकाउंटिंग ईयर हम कंप्लीट करते हैं। तो 31 मार्च को अगर अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है तो स्टार्ट कब होता होगा, 1 अप्रैल। तो इस ईयर की बात करें, जिस ईयर उसकी डेथ हुई है उसका जो अकाउंटिंग हमारा ईयर है वो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल से लेके वो कब तक काम करके गया है, 31 जुलाई। और आपको बताया था अगर उसका जो डेथ का डेट है वो 1 तारीख हो, 15 तारीख हो या 30 या 31 हो तो कैलकुलेशन मंथ में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए पूरा 31 जुलाई है तो पूरा महीना की बात हो रही है। तो अप्रैल उसने काम किया होगा, मई जून जुलाई, कितने मंथ्स काम किया है, 4 मंथ्स। तो सबसे पहले आप पीरियड कैलकुलेट कर लोगे, डिकीज पार्टनर ने कितने टाइम काम किया होगा, तो वो 4 मंथ्स। ठीक है, और ये पीरियड कहाँ काम आएगा, ये पीरियड काम आएगा या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात हो क्वेश्चन में, वहाँ काम आएगा, सैलरी देने की बात हो वहाँ भी काम आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात हो वहाँ भी काम आएगा, और उसका प्रॉफिट का हिस्सा यानी कि शेयर निकालने के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो पीरियड कितना हुआ उसका, 4 मंथ्स। ठीक है, चलिए आगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स डेट। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट है गुडविल के बारे में। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द 5 years एवरेज प्रॉफिट। उनके डीड में लिखा है कि गुडविल की जो कैलकुलेशन करनी है वो कैसे करनी है, 3 year परचेज लेने हैं और 5 years का एवरेज प्रॉफिट लेना है। क्या लेना है, तो सेकंड चैप्टर में ही हमने गुडविल कैलकुलेट करनी सीखी थी,
तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हम गुडविल निकालेंगे, ठीक है। और आपको प्रीवियस यानी कि पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, करेंगे इसकी कैलकुलेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, द डिकीज पार्टनर टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस ईयर। आपको बताया था जो भी पार्टनर जिसकी डेथ होगी उसको जितने पीरियड वो काम करके जाएगा उतने पीरियड का प्रॉफिट में हिस्सा उसको देना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशन के हमने 2 मेथड सीखे थे, एक टाइम बेसिस और एक सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस में 2 केस आए थे, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकालना और एवरेज प्रॉफिट के, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे या एवरेज प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा निकाला जाएगा वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकाला जाएगा। उसके बाद कुछ रिवैल्यूएशन का जिक्र है, एसेट्स की वैल्यू दे रखी है, उससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है, अ सम ऑफ ₹12,233 वाज पेड इमीडिएटली टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स। 12,233 रुपये जेड का जो एग्जीक्यूटर होगा, एग्जीक्यूटर का मतलब होता है उसका उत्तराधिकारी, जब जेड की डेथ हो गई होगी तो कोई तो उसका हिस्सा या पैसा मांगने के लिए आया होगा, उसका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, जो भी आया होगा उसको हम एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो कहता है 12,233 रुपये तो उसको उसी समय देने हैं, और बाकी जो है वो कैसे पे करना है, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बाकी जो बचेगा वो 2 किस्तों में देना है, और कितने ब्याज के साथ देना है, 10%। इस सेशन की अगर हम बात करें, इस सेशन में आपका जो डेथ का टॉपिक है उसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, जिसमें एक टॉपिक कौन सा हटाया है, एग्जीक्यूटर अकाउंट हटा दिया है। क्या हटा दिया है कि जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है वो तो पैसा लेने आता नहीं है, वो पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर को होती है। किसको होती है, तो उसकी पेमेंट के लिए एग्जीक्यूटर का एक सेपरेट अकाउंट बना करता है या बनता है, वो इस बार नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, नीचे कहता है गिव जर्नल एंट्रीज और जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो मेन जो हम सीखेंगे इसमें वो जेड का और उसके एग्जीक्यूटर। पहली बात तो पैसा पता कैसे चलेगा जेड के एग्जीक्यूटर को देना कितना है, इसलिए जेड का कैपिटल अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट, जिस भी पार्टनर की डेथ होगी उसका पहले कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर जो उसका बैलेंस निकल के आए वो उसके एग्जीक्यूटर को पे करना है, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, जैसे पीछे हमने सीखा हुआ है सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। सबसे पहले आपको न्यू रेशो निकालना है, पहला काम क्या है, न्यू रेशो। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशो के बारे में कोई जिक्र नहीं आया है। ओल्ड रेशो क्या था भाई इनका, 3:2:1। जेड की डेथ हो गई, आगे तो कुछ बताया नहीं। तो जब हमने रिटायरमेंट वाले केस में न्यू रेशो निकालने सीखे थे तो सबसे पहले एक सिंपल मेथड सीखा था। कौन सा मेथड, और सिंपल मेथड में आपको बताया था कि उस क्वेश्चन में खाली एक पार्टनर के जाने का जिक्र होगा और कोई जानकारी नहीं होगी रेशो के बारे में। तो खाली इसने बताया किसकी डेथ हो गई, जेड की। तो इस तरह के क्वेश्चन में न्यू रेशो हम कैसे निकालेंगे, और तो कोई जानकारी है नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये मानेंगे कि पहले एक्स और वाई में प्रॉफिट कैसे बढ़ता था। इनका तो 3:2 था हिस्सा, कुछ नहीं कहा तो हम मानेंगे आगे भी यही रहेगा। जब उसने कुछ बताया ही नहीं तो बदलेगा थोड़ी ना। तो इनका न्यू रेशो क्या माना जाएगा, 3:2, ठीक है। ये सिंपल मेथड में हमने सीखा भी था। तो पहला काम है न्यू रेशो निकालना। उसके बाद हम सेकंड पे क्या करते हैं, गेनिंग रेशो निकालना। कौन सा रेशो निकालना, और गेनिंग रेशो का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। कौन कौन है, गेन किस, जेड तो चला गया, उसका हिस्सा मिला किस किस को होगा, जो पार्टनर गेन करता है
जिस रेशो में करता है उसी को तो गेनिंग रेशो कहते हैं। तो गेन तो इन दोनों ने किया होगा, x ने और y ने। फॉर्मूला लगा दो भाई, इसका x का 3/5 माइनस ओल्ड 3/6 30, 18 माइनस 15 3/30। इसका देखें तो हम न्यू 2/5 और ओल्ड -2/6 30, 12 माइनस 10 2/30 मीन्स 3:2। क्या आएगा गेनिंग रेशो? एक चीज़ और बताई भी थी, फिर हम रिपीट कर लेते हैं कि जहाँ सिंपल मेथड काम करेगा वहाँ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, तो हमने न्यू रेशो निकाल लिया और कौन सा निकाल लिया? गेनिंग रेशो। 2 स्टेप पूरे हो गए। नंबर 3 पे हम क्या करेंगे? नंबर 3 पे हम निकालते हैं जो भी पार्टनर जाता है उसके हिस्से की जो गुडविल बनती है उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। किसकी एंट्री? गुडविल की। अब गुडविल पहले तो हमें पता हो गुडविल है कितनी उस दिन, फिर हम जेड का हिस्सा निकालें, फिर उसकी एक एंट्री बनाएं। तो गुडविल इसने क्वेश्चन में दी नहीं है, गुडविल आपसे ही कैलकुलेट कराता है। और उसके बारे में पॉइंट नंबर 1 जो है वो पढ़ लीजिए। कैसे निकालना है? 3 इयर्स परचेज लेने हैं और एवरेज प्रॉफिट लेना है 5 इयर्स का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या काम करेगा भाई? इसमें ये ध्यान रहेगा, न्यू रेशो गेनिंग रेशो 3:2। इसको हम हटा देते हैं। देखिए, गुडविल जब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो पहले हमें क्या निकालना होता है? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना होता है? वो कितने ईयर्स का निकालना वो क्वेश्चन बताएगा, 2, 3, 4, 5, 8, 7 जो भी गिवन हो। लेकिन किसी एक सिंगल ईयर के प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट नहीं बन सकता, किसी एक नंबर का तो एवरेज निकल ही नहीं सकता। एवरेज की जहाँ बात आएगी वहाँ एक से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। तो प्रॉफिट भी 1 साल से ज़्यादा का मिलेगा जहाँ एवरेज प्रॉफिट की बात करेगा। तो 5 इयर्स की इसने बात की है, 5 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं नीचे 24,000, 16,000, 20,000, 10,000 एंड 5,000। जितने भी ईयर के प्रॉफिट हो जिनका एवरेज निकालना हो उनका टोटल कर देना है। क्या कर देना है? ऊपर लिख देना है। प्रॉफिट हो तो आपस में ऐड कर दो, लॉस हो तो माइनस कर दो। ठीक है, तो शायद सभी प्रॉफिट का ही अमाउंट है, कोई लॉस नहीं है। तो 24 + 16 कितना हो जाएगा? 40, 40 + 20 60 + 10 70 + 5 75। तो टोटल प्रॉफिट 5 इयर्स के जो है उनका टोटल कितना हो जाएगा? 75। उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, जितनी संख्या है उन वर्षों की। कितने ईयर्स की बात हो रही है? 5। कितने से डिवाइड कर दो? 5। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? ये 15,000। 15 5 75 होता है ना, तो कितना आएगा? 15,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 15। और उससे फिर हमें क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला होता है जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए नंबर ऑफ ईयर से। एवरेज प्रॉफिट आया है 15 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3 गिवन है क्वेश्चन में। तो ये अमाउंट जो गुडविल का है वो कितना होगा भाई? तो जिस दिन जेड की डेथ हुई उस दिन एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर हम गुडविल निकालें तो उस दिन की गुडविल 45,000। किसका हिस्सा देना पड़ेगा? जिस पार्टनर की डेथ हो या कोई रिटायरमेंट ले उसके हिस्से का गुडविल का पैसा उसको देना पड़ता है। तो इसमें किसका हिस्सा हमें चाहिए? जेड का। जेड से शेयर 45,000 में कितना उसका शेयर होगा? 1/6 6 7 42 6 5 30। ये कैंसिल हो जाएगा 7,500। ये जेड का हिस्सा है, ये इसको देना है। और रिटायरिंग या डिकीज पार्टनर का जो गुडविल का शेयर आएगा वो गेनिंग पार्टनर पे करेंगे। कौन पे करेंगे?
गेनिंग रेशियो हम निकालते किस लिए, यही पता करने के लिए किस पार्टनर ने कितना हिस्सा गेन किया। तो गेनिंग रेशियो दोनों का निकाला था हमने, एक पार्टनर का ही गेनिंग रेशियो आए तो उसी को पे करना है, ठीक है। दोनों का आ रहा है तो दोनों को, तो जो भी पार्टनर गेन करेगा उसके अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा। पे करने का मतलब हम बोलते तो है गुडविल का पैसा पे करना, लेकिन यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करते हैं उस अमाउंट की। क्या करते हैं, तो इनके अकाउंट से पैसा निकाल के इसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और इसको सिंपल लैंग्वेज में तो हम कह सकते हैं इनके अकाउंट से पैसा निकालो, इसके में डाल दो, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहें तो इनके अकाउंट से जब पैसा निकलेगा तो इनका बैलेंस कम हो जाएगा और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, और घटे तो उसको डेबिट करना कहते हैं। तो इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे और इसके को क्या करेंगे, क्रेडिट। इसकी एंट्री हमने सीखी भी थी, गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट कर दो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर। कितना देना है जेड को, 7500 जो हिस्सा बना है इन दोनों के अकाउंट से देना है, गेनिंग रेशो में देना है। कैसे देना है, तो गेनिंग रेशो कितना आया था भाई, इसको आप 3:2 में बांट लेना, इसका आएगा है भाई 45 और इसका आएगा 3000, 4500 एंड 3000, ठीक है। ये आपकी गुडविल की जर्नल एंट्री हो जाएगी। 3 स्टेप पूरे हो गए, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल की जर्नल एंट्री। नंबर 4 पे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो भी जर्नल एंट्री के आइटम है उनकी एंट्री करना। उसका पूरा हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था एक लेक्चर में। तो अभी हम बैलेंस शीट पढ़ के आए हैं, उसमें हमने पढ़ा 3 आइटम है जिनकी जर्नल एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जर्नल रिजर्व एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। चलिए इसको हम हटा देते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंट्री रहने देते हैं, एंट्री की जरूरत पड़ेगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन की एंट्री करेंगे, कितना अमाउंट है क्वेश्चन में, 6000। कितना है भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको बताया लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व हो या कोई प्रॉफिट हो उसकी जर्नल एंट्री होगी और उनको क्रेडिट कर देना है सभी पार्टनर्स के अकाउंट में ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं ये सेकंड एंट्री, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। ऑल में कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कितना है भाई, ओल्ड रेशो में एंट्री होगी हमेशा 3:1 मीन्स 3000, 2000 एंड, ठीक है। एक आपको जर्नल रिजर्व भी दे रखा है, ये भी 6000 है, इसकी एंट्री भी हम बना देंगे, एज इट इज़ ही होगी, रिजर्व है तो क्रेडिट होगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल। ये भी 6000 है, ओल्ड रेशो में आप कर दोगे। बैलेंस शीट के आइटम की एंट्री हमेशा ओल्ड रेशो में होगी जब भी हो, ठीक है। एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, उसकी भी एंट्री कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो या लॉस हो, ये भी लॉस ही होता है, या ओल्ड गुडविल हो उसका अमाउंट एसेट्स में लिखा मिलेगा, उनको डेबिट कर देना है। ऑल पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दो उस पैसे को ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है भाई इसका आइटम, अमाउंट सॉरी
6000 ओल्ड रेशो में बटेगा, ये भी डेबिट होगा 3000 2000 एंड तो 4 एंट्रीज आपकी हो जाएंगी, एक गुडविल की, 3 बैलेंस शीट की। अब हम अपने 4 स्टेप पूरे कर चुके हैं, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, गुडविल की जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट की जर्नल एंट्री। ठीक है, अब हम चलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। किस पे चलेंगे? रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट नंबर सी है, तो बना दो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम पिछले 2 चैप्टरों से पढ़ते आ रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पढ़िए पॉइंट नंबर सी, बी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। एसेट्स हैव बीन रीवैल्यूड एज स्टॉक 10,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है आज, और पहले कितनी थी जो बैलेंस शीट बता रही है? 9000। कितनी थी? तो 9 से आज 10 हो गई, एसेट्स बढ़ी। एसेट्स बढ़े तो बेनिफिट है क्रेडिट में दिखाना है, 1000 रुपये बढ़ी है वैल्यू, स्टॉक के नाम से दिखा देंगे। चलिए, डेटर्स 15,000। पहले डेटर्स कितने के थे? पहले 16,000 के, और आज कितने हो गए? 15, कम हुए हैं। डेटर्स भी हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स कम हो तो लॉस हो जाता है, इसलिए उसको डेबिट में दिखाइए 1000 रुपये। फर्नीचर की वैल्यू बता रहा है आज 1500, पहले कितनी थी? 2000, ये भी 500 रुपये कम हुआ है, लॉस है 500 का, डेबिट कर दो 2 फर्नीचर के नाम। उसके बाद चलिए, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 5000 है आज, पहले होती थी 6500, तो ये भी कम हो रही है 1500, डेबिट कर दो 2 प्लांट एंड मशीनरी। कितनी कम हुई है? 1500। चलिए आगे, बिल्डिंग बैलेंस शीट में गिवन है 30,000 और नीचे रिवैल्यूएशन में 35, तो ये तो 5000 बढ़ी है तो हम क्रेडिट में दिखा देंगे। बिल्डिंग कितनी बढ़ी है भाई। उसके बाद BR है एक, बिल्स रिसीवेबल 600 रुपये, जिसकी वैल्यू जो वर्थलेस हो गया, इनकी वैल्यू 0 हो गई, तो BR हमारी एसेट्स होती है। बिल वर्थलेस कब होता है? जब वो डिसओनर हो जाए। ठीक है, जिसने बिल लिख के दिया था वो पैसा ना दे पाए किसी कारण से, इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये हमारे लिए लॉस है, और लॉस हम दिखा देंगे इधर। प्लांट एंड मशीनरी कितनी कम हुई थी भाई? प्लांट एंड मशीनरी 1500, और ये बिल्स रिसीवेबल कम हुआ है 600। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन होगा। ठीक है, कोई एसेट्स बढ़े तो क्रेडिट में दिखाओ, घटे तो डेबिट में, और इसमें सारे जो रिवैल्यूएशन के पॉइंट थे वो एसेट्स के बारे में ही थे। अब इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करोगे तो आप देखोगे इसका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, जो कितना है? 6000। 6000 में से हम ये माइनस कर दें, कितना भाई? 3600 माइनस कर दो, कितना बचेगा डिफरेंस इधर? 2400। कितना आएगा? तो ये 2400 रुपये का प्रॉफिट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? क्योंकि आपकी एसेट्स बढ़ी ज़्यादा वैल्यू की है, घटी कम वैल्यू की है, तो प्रॉफिट ही आएगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस आए वो सभी पार्टनर्स में बांट देना है। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कौन कौन पार्टनर हैं? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या था? 4312, 428, 414, बढ़ जाएगा 1200, 800 और 400।
तो इस तरह से आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसका प्रॉफिट या लॉस निकालोगे और सभी पार्टनर्स में बांट दोगे, ठीक है, या उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ तक जो स्टेप हमने सीखे थे, रिटायरमेंट में भी न्यू रेशो निकालो, गेनिंग रेशो, गुडविल की एंट्री, बैलेंस शीट की एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर हम बनाते थे कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट हम बनाते थे। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट ही बताएगा कि जो भी डिकीज पार्टनर है, यहाँ पे डिकीज पार्टनर है जेड, कौन है भाई? तो जेड को कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो बना दीजिए जेड्स कैपिटल अकाउंट। किसका अकाउंट? डिकीज वाले केस में मोस्टली उस अकेले पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट बनवाएगा, सभी का नहीं बनवाएगा, ठीक है। इधर डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ये आपका एक तरह से पूरा फॉर्मेट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का। अब देखिए कैपिटल अकाउंट पीछे भी हम सीख के आए हैं, पिछले चैप्टर से भी हम बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ें लिखनी है। कितनी चीज़ें? पहली चीज़ बैलेंस शीट का बैलेंस। किसका बैलेंस? दूसरी चीज़ जो जर्नल एंट्री हुई है, क्या हुई है? तीसरी चीज़ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, बस। लेकिन इस टॉपिक में डेथ वाले केस में हमने अभी इस क्वेश्चन में बी पॉइंट जो छोड़ा हुआ था उस पे आ जाते हैं। अब फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है कि जो डिकीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट का हिस्सा किस बेसिस पे निकालना है? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है। किसके बेसिस पे? इसके मेथड हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो जब प्रीवियस ईयर के बेसिस पे डिकीज पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला हमने सीखा था, वो ये था, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट मल्टीप्लाई पीरियड मल्टीप्लाई शेयर। ये एक फॉर्मूला हमने सीखा था सिंपल सा, कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाए तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लो, क्वेश्चन में लिख के देगा, मल्टीप्लाई पीरियड, जितने पीरियड उसने काम किया है। अभी सबसे पहले इस क्लास में हमने इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना सीखा था या कैलकुलेट किया था कि भाई इस जेड ने कितने पीरियड के लिए काम किया है। तो 4 मंथ्स आया था। कितने मंथ्स? वो डेज में भी आ सकता है, तो डेज में आए तो डेज में, मंथ में आए तो मंथ में। तो चलिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में? जो बैलेंस शीट बनी हुई है वो 2018 मार्च की बनी हुई है। तो प्रीवियस ईयर इसका पूरा कब हुआ है? 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 का मतलब ये साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2017। तो 2017 और 18 का जो साल है वो पिछला साल रहा होगा, उसका जो प्रॉफिट है वो लिया जाएगा। वो आपको सबसे पहले पॉइंट में ऊपर ही दे रखा है। 2017-18 का प्रॉफिट 24,000। कितना दे रखा है? रख दो फॉर्मूले में, 24,000 मल्टीप्लाई पीरियड आया था 4 मंथ्स, तो 4/12 मल्टीप्लाई उसका शेयर, जेड की डेथ हुई है, जेड का शेयर कितना है? 1/6। चलिए 12 दूनी 24, ठीक है। और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से, ये आएगा 2×2 4,000/3। तो इसका मतलब पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, तो राउंड फिगर में आएगा। किस में आ सकता है? चलिए देखते हैं। 313 कितना बचेगा? 110 हो जाएगा। 339 फिर वही बचेगा। ये इस तरह से आएगा,
1333 रुपीज़ 33 पैसा, ठीक है, 1333 रुपया 33 पैसा। तो इसको राउंड फिगर में हम क्या लिखेंगे, खाली जब 50 पैसे से कम हो तो उसको राउंड फिगर में पिछले ही नंबर में रखते हैं, पिछले डिजिट में ही। तो 33 है तो 33 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ 50 पैसे से ज़्यादा हो जाता तो ये 34 हो जाता राउंड फिगर में, ठीक है। ये प्रॉफिट का हिस्सा निकल गया। इसकी एक एंट्री भी हमने सीखी थी, जो भी डिकीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट का हिस्सा जो भी निकलेगा उसकी एक एंट्री हम करते थे, और वो सीखी थी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीज पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाएगी 1333 से। एंट्री पहले ही हमारी 4 हो चुकी है, ये कौन सी एंट्री होगी, 5। तो कैपिटल अकाउंट से पहले रिटायरमेंट वाले सारे प्रोसेस को पूरा करेंगे हम। जो नई कैलकुलेशन डेथ में हमने सीखी थी उनकी भी कैलकुलेशन और एंट्री कर लेंगे, जैसे प्रॉफिट का हिस्सा निकालना, और फिर लास्ट में हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 बातें जो हमने बार बार डिस्कस की हैं कैपिटल अकाउंट में, 3 चीज़ें करिए। बैलेंस शीट से बैलेंस लिख दीजिए, जो जर्नल एंट्री हुई है कैपिटल अकाउंट की उनको पोस्ट कर दीजिए, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे, क्योंकि जेड का ही कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो जेड की ही बातें हमें इसमें करनी है या लिखनी है। तो जेड का बैलेंस बताइए कैपिटल का कितना है भाई, कितना है, लिख दो। लायबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। पहला काम हो गया। दूसरा काम, जो जो एंट्री आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, जिस आइटम की एंट्री आप करोगे उसमें अगर कैपिटल अकाउंट का जिक्र आ रहा है तो उसको दिखा दो इस अकाउंट में। और जेड का अकाउंट बन रहा है तो जेड की एंट्री देखनी। पहली एंट्री हमारी ये थी गुडविल की, जेड का जो हिस्सा गुडविल का दिया गया था ना उसकी एंट्री। तो एंट्री कह रही है जेड के अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्या करना है, कर दो भाई। कितने से करना है, 7500। लेकिन उसका अकाउंट 2 अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है, ये पैसा 2 अकाउंट से आ रहा है, तो दोनों के नाम से क्रेडिट करोगे। किस किस से आ रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट 4500 वहाँ से आया है, और वाइज कैपिटल अकाउंट कितना भाई, 3000। समझ गए। जब 2 अकाउंट से ये पैसा आ रहा है ना तो दोनों का नाम दिखाना। एक किसका दिखाओगे, इसके अकाउंट में 75 तो क्रेडिट कर दोगे आप एक बार में, लेकिन वो किसके नाम से करोगे, ये तो 2 जगह से पैसा आया, 2 अकाउंट से आया, तो दोनों के नाम दिखाना पड़ेगा। सेकेंड एंट्री थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें भी जेड का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये रहा, क्योंकि हम जेड अकाउंट बना रहे हैं तो जेड अकाउंट को ही देखेंगे। कितने से हुआ है, 1000 कर दो भाई। किससे हुआ है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अगली एंट्री पे चलते हैं, जर्नल रिजर्व की। इसमें फिर जेड का अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट कर दो भाई 1000 से। किससे हुआ है, बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट 4th एंट्री पे चलते हैं। इसमें जेड का अकाउंट डेबिट हुआ है 3000 से, डेबिट कर दो भाई। 3000 से डेबिट हुआ है, सॉरी भाई जेड की हम बात कर रहे हैं। जेड का कितने से हुआ है डेबिट, 1000 से कर दो। किससे हुआ है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। लास्ट एंट्री ये नंबर 5 वाली, इसमें भी जेड का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कर दो क्रेडिट 1333 से बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ठीक है। तो आपको कैपिटल अकाउंट पूरा करना है और फिर इसको क्लोज कर देना है। क्या कर देना है, 3 बातें हैं वही पुरानी। बैलेंस लिखिए बैलेंस शीट से, जो एंट्री की है वो लिखिए, और लास्ट में किसका,
रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस रह गया हमारा। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस के बारे में सीधी सी बात है, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट कर दो, लॉस हो तो डेबिट। तो प्रॉफिट हुआ था और जेड के हिस्से में कितना आया था, तो 400 रुपये क्रेडिट कर दो भाई बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 3 काम है, बैलेंस लिखना, जो जर्नल एंट्री हुई है सारी उनको पोस्ट करना, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। अब हम क्लोज करेंगे तो आपका इधर का बैलेंस आएगा हमेशा इस अकाउंट में, ऑलवेज आपके सिलेबस के हिसाब से। उस पैसे को आप उसके एग्जीक्यूटर के नाम दिखा दोगे, टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्योंकि जेड तो पैसा लेने आएगा नहीं। अब जिसकी डेथ हो जाती है क्या वो पैसा लेने आ सकता है? नहीं। उसका कोई साथी है, कोई रिश्तेदार है, कोई घर का आदमी है, वही आएगा कोई, तो उसको एग्जीक्यूटर के नाम हम दिखा देंगे उस अमाउंट को, क्योंकि वो उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा, वो हमें निकालना है। और उसकी पेमेंट फिर ये तो खाली उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो उसका फिर एक पेमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटर का एक अलग अकाउंट बनता है। लेकिन इस सेशन में वो टॉपिक आपका सिलेबस में नहीं है, एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाना है। तो यहीं तक हमें सीखना था कि जो भी डिकीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर का अमाउंट कैसे निकालना है, वो आपसे पूछेगा कितना है। ठीक है, तो चलिए 12, 15, 16, 20, 21, 22, 833, 23, 233। एक बार और चेक कर लो भाई टोटल इसका, 12, 16, 3, 19, 20, 21, 22, 833, 23, 233, 23,233 टोटल है। उसमें से 1000 ये माइनस कर दोगे, डिफरेंस है 22,233। तो उसके एग्जीक्यूटर को ये पैसा देना पड़ेगा, ये टोटल बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हालांकि आपसे एक लाइन लास्ट पॉइंट और लिखता है कि उसके एग्जीक्यूटर को इतना हम पे कर देंगे, ठीक है, कैश में, और बाकी किस्तों में इंस्टॉलमेंट में देंगे। कैसे देंगे? तो वो पॉइंट जो है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में काम करेगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट इस सेशन में हटा रखा है, तो सीखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन तो यहीं तक था आपके इस बार के सिलेबस के हिसाब से। ये पैसा जो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा, पेमेंट होगी उसके अकाउंट में ही जाके। यहाँ तो खाली बैलेंस निकाल दोगे उसके नाम, क्या निकाल देंगे? पेमेंट होगी उसके अकाउंट में ही जाके। उसका अलग से अकाउंट बनेगा, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बैलेंस उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर पेमेंट होगी। ठीक है, तो वो इस बार नहीं है सिलेबस में, तो उसको ज़्यादा आपके लिए सीखना ज़रूरी नहीं। ठीक है।